जी हां दोस्तों, संसद में थमाया गया नोटिस, मच गया कोहराम। तो क्या मोदी शाह दोनों के एक साथ होंगे इस्तीफे? फंस गई सरकार और संसद में रुका काम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले पर राहुल और सोनिया को फंसाने के चक्कर में आखिर ईडी की लताड़ के बाद में संसद में ऐसा क्या हुआ कि संसद में काम रोको अभियान शुरू हो गया? और आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी के कमांडो ने क्यों कहा कि दरअसल ये मोदी और शाह के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है? तो क्या अब मोदी और शाह की इस्तीफे की मांग जिस तौर पर संसद से लेकर सड़क तक पूरा कांग्रेस का कुनबा कर रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, राहुल और सोनिया को फंसाने वाले मामले में अदालत से ईडी को कड़ी फटकार, कड़ी लताड़ लगने के बाद और केस खारिज होने के बाद संसद में मोदी और शाह बैकफुट पर तो ही हैं। साथ ही राहुल सेना समेत इंडिया गठबंधन ने मोदी शाह की टीम को घेर लिया, इस्तीफे की मांग करने लगे। ये कहने लगे कि साहब, जिस तरीके से साजिशन फंसाने की कोशिश की गई उसकी पूरी कलई खुली है। ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि नेशनल हेराल्ड का फर्जी केस राजनीतिक बदले और द्वेष की भावना से किया गया। यह अखबार 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बीजेपी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से जोड़कर बदनाम कर गई। सच्चाई है कि इस केस में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसी तरह से नेताओं पर ईडी के केस लगवाती है। बीजेपी ने इसी तरह लोगों को डराकर अपनी तरफ से केसेस किए, लोगों की सरकारें गिराई और अपनी सरकारें बनवाई हैं। जो उन्होंने नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूँ। जो इसके लिए मेहनत करे हमारे लोग, उनको भी मैं अभिनंदन उनका भी करता हूँ और आप लोग इतने ठंडी में आए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।
जाहिर तौर पर दोस्तों, जिस किस्म का हंगामा और जिस किस्म का बवाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए नेशनल हेराल्ड केस में खारिज करने वाली ईडी की अपील के बाद शुरू हुआ, उसे देश के अंदर एक नए तरह का बवाल मचा है। मगर दोस्तों, इसी बीच में मेरी निगाह एक पूर्व न्यायाधीश के उस बयान पर पड़ी, जिस बयान से मोदी शाह को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो चौंकाता है। एक पूर्व न्यायाधीश ने मोदी शाह को देश के साथ छल करने के लिए उन्हें जेल में होने की बात कह डाली। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं बीजे कोल्से ने कहा, मेरे जिंदा रहते मोदी शाह को जेल भेजा जाना चाहिए। मोदी शाह संसद में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। दोस्तों, ये विपक्ष का आरोप नहीं है, ये न्यायपालिका से आई हुई सीधी चेतावनी है, जो कि पूर्व जस्टिस रहे। सुन लीजिए उन्हीं के शब्दों में। परसों जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, गृह मंत्री अमित शाह बोले नेहरू पहले होट चोर थे। अरे नेहरू ने अपना तन मन धन सब देश को दिया, 10-10 साल 11-11 साल जेल में रहे। आप तो तड़ीपार थे, खून के अपराधी थे आप और मोदी। आप नेहरू की क्या बात करेंगे? तो भी बोले, और न्यूज़पेपर ने यानी मीडिया ने वही हेडलाइन बनाई कि नेहरू होट चोर थे। अरे जब पटेल को पीएम बनना था तब वही, उसके पहले वो मर गए थे, तो पीएम बनने का सवाल कहाँ आता है? पटेल को पीएम नहीं बनाया और खुद पटेल के पत्र व्यवहार है, वो नेहरू को बहुत मानते थे और कहते थे कि तुझे दुनिया में अपील है, मुझे नहीं है, पटेल के पत्र पढ़कर। तो ही इतना झूठा। और चुनाव आयोग का अभी उसको चुनाव आयोग को मालूम हुआ कि उसकी क्या कीमत है शाह मोदी के सामने हो, तो साला बोलते हैं उसको, ये उनकी औकात है। और दूसरी बात, ये जब बोलते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? गुंडा जैसी होती है। मोदी हो या शाह हो, इतने गुंडे जैसे बर्ताव करते हैं पार्लियामेंट में, और इतने सरासर झूठ बोलते हैं और उसको कभी सबूत नहीं देते। और सबूत से बोलने वाले राहुल गांधी के या प्रियंका गांधी या कोई भी विपक्षी सबूत के साथ बोलते हैं, तो उनको सिर्फ लोकसभा टीवी पर दिखाया जाता है, लेकिन मीडिया में किसी ने उठाया नहीं। सबसे हमारी दिक्कत क्या है? वो कुछ भी नंगा नाच करे, उसको मीडिया पब्लिश करता है। विपक्ष है हम सब लोग, तो सत्य बोले, उसके बाहर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसका कारण देश में सामान्य जनता गुमराह हो गई है। मेरे जिंदगी में मैं चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मोदी शाह को जेल भेजना चाहिए। तो देश का बहुत नुकसान किया, उन्होंने देश की बर्बादी करी, और इनको उसका बिल्कुल संवेदनाहीन बर्ताव करते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से राहुल सोनिया को फंसाने की साजिश कथित तौर पर रची गई, जिस मामले में ईडी भी राहुल गांधी से 55 घंटों से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी थी, जिसमें उनको कुछ भी नहीं मिला, मगर फिर भी ईडी ने नए सिरे से मामले में राहुल सोनिया को फंसाने के लिए कोर्ट घसीटा। ऐसा ही एक वाकया राहुल गांधी ने उस वक्त का सुनाया और शेयर किया जब उनको ईडी ने बुला करके 55 घंटों से ज्यादा की पूछताछ की थी। बड़ा दिलचस्प है, ईडी के साथ में राहुल गांधी की उस कन्वर्सेशन का यह अंश जो कि राहुल गांधी ने खुद सुनाया। सुनिए जरा। नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ? बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो?
वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है, और मैं बिलीव करता हूं चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। और उसको बदलना ही जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति जहां पर देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के बवाल मचा है। एसआईआर जो कि मौजूदा वक्त में 12 प्रदेशों का चल रहा है, जिसमें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिस्ट आने के बाद में जो कुछ बवाल मचा है, ममता बनर्जी के इलाके से 25% वोट काट दिए गए, तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से मोदी शाह की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के साथ साथ संसद का ध्यान भटकाना चाहती है। वंदे मातरम जैसे जिसका कोई औचित्य था ही नहीं कि संसद में इतने घंटों तक उस पर बहस की जाए, क्योंकि उस पर विरोध किसने किया, उसको मुद्दा किसने बनाया। इसी तरीके से मनरेगा जिसके नाम को बदलने की, कानून को बदलने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एक रणनीति के तहत मोदी शाह की सरकार ने ऐसा करके दरअसल बड़ी चालाकी से जिस गांधी से चिढ़ता है पूरा का पूरा बीजेपी और संघ भारतीय जनसंघ का पूरा राजनीतिक विरासत, बड़ी चालाकी से उस गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया गया। इसीलिए संसद का यह दृश्य दर्शाता है कि आने वाले बचे हुए जो दिन हैं शीतकालीन सत्र के, वो और हंगामेखेज रहने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।